सामने दिख रहा चरित्र का पहलू कितना सुखद, सुहाना और स्वच्छ होता है, लेकिन मुखौटे के पीछे चरित्र का जो पहलू छिपा होता है वो कितना घिनौना होता है। देखिए, मंटो की इस कहानी में मेरा नाम राधा है। ये उस जमाने का जिक्र है जब जिंदगी में हंगामे बड़े सलीके से आते थे। आजकल की तरह नहीं, किसी ठोस वजह के बगैर उस वक्त मैं 40 रुपये माहवार पर एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम था और मेरी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। सुबह 10 बजे स्टूडियो गए, नियाज मोहम्मद विलेन की बिल्लियों को 2 पैसे का दूध पिलाया, चालू फिल्म के लिए चालू किस्म के डायलॉग लिखे, बंगाली एक्ट्रेस से जो उस जमाने में बुलबुले बंगाल कहलाती थी थोड़ा मजाक किया, दादा गोरे की जो सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर माने जाते थे थोड़ी खुशामद की और घर चले आए। स्टूडियो का मालिक हुरमुज जी फ्रॉम जी, जो मोटे मोटे लाल गालों वाला मौजी किस्म का ईरानी था, एक अधेड़ उम्र की खोजा एक्ट्रेस की मोहब्बत में गिरफ्तार। हर नई लड़की को टटोल कर देखना उसका शगल था। कलकत्ता के बू बाजार की एक वेश्या थी जो अपने डायरेक्टर, साउंड रिकॉर्डिस्ट और स्टोरी राइटर तीनों के साथ एक ही वक्त में इश्क लड़ा रही थी। इस इश्क का मतलब यह था कि इन तीनों की मेहरबानी उस पर बनी रहे। बन की सुंदरी की शूटिंग चल रही थी। मैं हर रोज उस फिल्म के लिए गैर मानुष जुबान में जुमले लिखा करता था। इस फिल्म की कहानी क्या थी, प्लॉट कैसा था, इसका इल्म मुझे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं उस जमाने में एक मुंशी था जिसका काम सिर्फ हुक्म बजाना था। गलत सलत उर्दू में जो डायरेक्टर साहब की समझ में आ जाए, पेंसिल से एक कागज पर लिख देना था। खैर, अफवाह गर्म थी कि वैम्प के रोल के लिए सेठ हुरमुज जी फ्रॉम जी एक नया चेहरा ला रहे हैं। हीरो का पार्ट राज किशोर को दिया गया था। राज किशोर रावलपिंडी का एक खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान था। लोगों का उसका जिस्म बेहद सुडौल दिखता था। मैंने कई मर्तबा गौर किया, मगर मुझे उसके जिस्म में जो यकीनन कसरती था, कोई कशिश नजर न आई। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि मैं बहुत ही दुबला और मरियल किस्म का इंसान हूं। मुझे राजकिशोर से नफरत नहीं थी, इसलिए कि मैंने शायद ही किसी इंसान से नफरत की है, मगर वो मुझे कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं था। इसकी वजह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। राजकिशोर की जुबान, उसका लहजा ठेठ रावलपिंडी का था। मुझे बेहद पसंद था। मेरा ख्याल है कि पंजाबी जुबान में अगर कहीं खूबसूरती है तो रावलपिंडी जुबान में ही मिल सकती है। इस शहर की जुबान में एक अजीब किस्म की मर्दानगी और मिठास है। अगर रावलपिंडी की कोई औरत आपसे बात करे तो ऐसा लगता है कि लजीज आम का रस आपके मुंह में डाला जा रहा है। मगर मैं आमों की नहीं, राजकिशोर की बात कर रहा हूं, जो मुझे आम से बेहद कम अजीज था। राजकिशोर, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, एक खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान था। यहां तक बात खत्म हो जाती तो मुझे कोई ऐतराज न होता, मगर मुसीबत यह कि उसे यानी राजकिशोर को खुद अपनी बुलंद सेहत और अपने खूबसूरत होने का एहसास था। ऐसा एहसास जो कम से कम मुझे कबूल नहीं था। सेहतमंद होना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर अपनी सेहत को बीमारी बनाकर लादना बिल्कुल वाहियात चीज है। राजकिशोर को यही मर्ज था कि वो अपनी तंदुरुस्ती की गैर जरूरी नुमाइश के जरिए हमेशा
दूसरों पर जो उससे कम सेहतमंद थे रौब काटने की कोशिश करता था। इसमें कोई शक नहीं कि मैं कमजोर हूं, मगर खुदा गवाह है कि मैंने आज तक इस कमजोरी का कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया। हालांकि मुझे इसका पूरी तरह इल्म है कि इंसान अपनी कमजोरियों से उसी तरह फायदा उठा सकता है जिस तरह अपनी ताकतों से उठा सकता है, मगर ईमान है जो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उस सेहत को बीमारी समझता हूं जो निगाहों के साथ पत्थर बनकर टकराती रहे। राजकिशोर में वो तमाम खूबसूरतियां मौजूद थीं जो एक नौजवान मर्द में होनी चाहिए, मगर अफसोस कि उसे इन खूबसूरतियों का निहायत भोंडा मुजाहिरा करने की आदत थी। आपसे बात कर रहा है और अपने एक बाजू के पट्टे अकड़ा रहा है और खुद ही दाद भी दे रहा है। निहायत ही अहम गुफ्तगू हो रही है, यानी स्वराज का मसला छिड़ा है और वो अपने खादी के कुर्ते के बटन खोलकर अपने सीने की चौड़ाई नाप रहा है। खादी के कुर्ते का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि राजकिशोर पक्का कांग्रेसी था। हो सकता है वो इसी वजह से खादी के कपड़े पहनता हो, मगर मेरे दिल में हमेशा इस बात की खटास रही कि उसे अपने वतन से इतना प्यार नहीं था जितना अपनी सेहत से था। बहुत लोगों का ख्याल था कि राजकिशोर के बारे में मैंने जो राय कायम की है सरासर गलत है, इसलिए कि स्टूडियो और स्टूडियो के बाहर हर शख्स उसका मुरीद था। उसके जिस्म का, उसके ख्यालात का, उसकी सादगी का, उसकी खास रावलपिंडी जुबान का जो मुझे भी पसंद थी। दूसरे एक्टरों की तरह वो अलग थलग रहने का आदी नहीं था। कांग्रेस पार्टी का कोई जलसा हो तो राजकिशोर को आप वहां जरूर पाएंगे। कोई मीटिंग हो रही है तो राजकिशोर वहां जरूर पहुंचेगा। सारे फिल्म प्रोड्यूसर उसकी इज्जत करते थे क्योंकि उसके कैरेक्टर की पाकीज़गी के मुरीद थे। फिल्म प्रोड्यूसरों को छोड़िए, पब्लिक को भी इस बात का अच्छी तरह इल्म था कि राजकिशोर एक बहुत बुलंद किरदार का मालिक है। फिल्मी दुनिया में रहकर किसी शख्स का गुनाह के धब्बों से पाक रहना बहुत बड़ी बात है। राजकिशोर की इन्हीं खूबियों ने उसे बेहद ऊंचा रुतबा दे दिया था। नागपाड़े में जब श्यामलाल पानवाले की दुकान पर बैठता तो अक्सर एक्ट्रेसेस के बारे में बातें हुआ करती थीं। करीब करीब हर एक्टर और एक्ट्रेस के मुताल्लिक कोई स्कैंडल मशहूर था, मगर राजकिशोर का जब भी जिक्र आता श्यामलाल पनवाड़ी बड़े फख्र से कहता, मंटो साहब, राज भाई ही ऐसा कैरेक्टर है जो लंगोट का पक्का है। मालूम नहीं श्यामलाल उसे राज भाई कैसे कहने लगा था, फिर भी मुझे इतनी ज्यादा हैरत नहीं थी, इसलिए कि राज भाई की मामूली से मामूली बात भी एक कारनामा बनकर लोगों तक पहुंच जाती थी। मसलन लोगों को उसकी आमदनी का पूरा हिसाब मालूम था, अपने वालिद को माहवार खर्च क्या देता है, यतीम खानों को कितना चंदा देता है, उसका अपना जेब खर्च क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। श्यामलाल ने एक रोज बताया कि राज भाई अपनी सौतेली मां से बहुत अच्छा सलूक करते हैं। जब आमदनी का कोई जरिया न था, बाप और उसकी नई बीवी उसे तरह तरह के दुख देते थे, मगर राज भाई ने अपना फर्ज पूरा किया और उन्हें सिर आंखों पर जगह दी। हर रोज सुबह राज अपनी सौतेली मां के चरण छूता है, बाप के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और जो हुक्म मिले फौरन बजा लाता है। फिर भी मुझे राजकिशोर की तारीफ सुनकर हमेशा उलझन होती रही, खुदा जाने क्यों। जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, मुझे उससे नफरत नहीं थी, उसने मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया।
और फिर उस जमाने में जब मुंशियों की कोई इज्जत औकात नहीं थी, वो मेरे साथ घंटों बातें करता। मैं नहीं कह सकता क्या वजह थी, लेकिन ईमान की बात है कि मेरे दिलो दिमाग के किसी अंधेरे कोने में यह शक बिजली की तरह कौंध जाती कि राज की जिंदगी बिल्कुल बनावटी है। मगर मुसीबत यह कि मेरा कोई हमख्याल नहीं था। लोग देवताओं की तरह उसे पूजते और मैं दिल ही दिल में उससे कुढ़ता। राज की एक बीवी थी, 4 बच्चे थे। वो अच्छा खाविंद और अच्छा बाप था। उसकी जिंदगी पर से चादर का कोई भी कोना हटाकर देखा जाता तो शुभा की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बावजूद मेरे दिल में शक की गुदगुदी होती रहती थी। खुदा कसम, मैंने कई दफा खुद की लानत मलानत की कि तुम बड़े वाहियात हो। ये एक ऐसे अच्छे इंसान को जिसे सारी दुनिया अच्छा कहती है और जिससे तुम्हें कोई शिकायत भी नहीं, क्यों बेकार शक की नजरों से देखते हो? अगर एक आदमी अपना सुडौल बदन बार बार देखता है तो यह कौन सी बुरी बात है? तुम्हारा बदन भी अगर ऐसा ही खूबसूरत होता तो मुमकिन है कि तुम भी यही हरकत करते। कुछ मगर मैं अपने दिलो दिमाग को कभी राजी न कर सका कि वो राज किशोर को उसी नजर से देखे जिस नजर से दूसरे देखते हैं। यही वजह है कि मैं बातचीत के दौरान अक्सर उससे उलझ जाया करता था। मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात की और मैं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट और मेरे हलक में एक तलखी रहती, जिससे मुझे और ज्यादा उलझन होती थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई स्कैंडल नहीं था। वो सब एक्ट्रेसेस को बहन कहकर पुकारता था और वो भी उसे भाई कहती थी। मगर मेरे दिल ने हमेशा मेरे दिमाग से यही सवाल किया कि ये रिश्ता कायम करने की जरूरत ही क्या है? भाई बहन का रिश्ता कुछ और है, मगर किसी औरत को अपनी बहन बनाना इस अंदाज से जैसे ये बोर्ड लगाया जा रहा है कि सड़क बंद है या यहां पेशाब करना मना है, बिल्कुल दूसरी बात। अगर तुम किसी औरत से जिस्मानी रिश्ता कायम नहीं करना चाहते तो इसका ऐलान करने की जरूरत क्या है? अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बीवी के सिवाय किसी और औरत का ख्याल नहीं आता तो इसका इश्तिहार लगाने की क्या जरूरत? यही और इस किस्म की दूसरी बातें जो कि मेरी समझ में नहीं आती थीं, इसलिए मुझे अजीब किस्म की उलझन होती थी। खैर, बन की सुंदरी की शूटिंग चल रही थी। स्टूडियो में खासी चहल पहल थी। हर रोज एक्स्ट्रा लड़कियां आती जिनके साथ हमारा दिन हंसी मजाक में गुजर जाता था। एक रोज नियाज मोहम्मद विलन के कमरे में मेकअप मास्टर, जिसे हम उस्ताद कहते थे, ये खबर लेकर आया कि वैम्प के रोल के लिए जो नई लड़की आने वाली थी आ गई। उस वक्त चाय का दौर चल रहा था। कुछ चाय का असर और कुछ इस खबर ने हमें गरमा दिया। स्टूडियो में एक नई लड़की का दाखिला हमेशा एक खुशगवार हादसा हुआ करता है। चुनाचे हम सब नियाज मोहम्मद विलन के कमरे से निकलकर बाहर चले आए ताकि उसका दीदार हो सके। शाम के वक्त जब सेठ हुरमुज जी फ्रॉम जी ऑफिस से निकलकर ईसा तबलची की चांदी की डिबिया से 2 खुशबूदार तंबाकू वाले पान अपने चौड़े कल्ले में दबाकर बिलियर्ड के कमरे का रुख कर रहे थे कि हमें वो लड़की नजर आई। सांवले रंग की थी। बस मैं सिर्फ इतना ही देख सका, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सेठ के साथ हाथ मिलाकर स्टूडियो की मोटर में बैठकर चली गई। कुछ देर के बाद मुझे नियाज मोहम्मद ने बताया कि इस औरत के होठ मोटे थे। उस्ताद, जिसने शायद इतनी झलक भी न देखी थी, सिर हिलाकर बोला, कंडम यानी बकवास है।
कौन थी फिल्म बन की सुंदरी की ये नई वैम्प, हम आपको बताएंगे अगले हफ्ते। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का।